Hello friends, welcome to our channel Civil Tech for Civil Engineering Experts। आज हम एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम 2018 में आए हुए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 लेस देन 20, ऑप्शन नंबर 2 20 to 60, ऑप्शन नंबर 3 60 to 80 एंड ऑप्शन नंबर 4 ग्रेटर देन 100। इसका करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन 100। यहाँ हमने एक इमेज भी ऐड की हुई है। ये इमेज रेफरेंस बुक से ली हुई, ऑथेंटिक बुक से ली हुई इमेज यहाँ हमने ऐड की है, जिससे आपको आंसर के बारे में किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं हो। हम चाहते हैं कि हम आपको बिलीवेबल मटेरियल अवेलेबल कराएं। यहाँ पर क्लियर इमेज में शो हो रहा है क्वालिटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन, जिसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर अ गुड स्ट्रक्चर स्टोन द क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 एनुलर रिंग, ऑप्शन नंबर 2 सैपवुड, ऑप्शन नंबर 3 पिथ एंड ऑप्शन नंबर 4 टिम्बर इफेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है एनुलर रिंग। यहाँ हमने एक क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है एक्सोजेनस ट्री का, जिसके अंदर हम आपको अगर इसको सही से एक्सप्लेन करें तो इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है ये कहलाता है पिथ। देन इसके पिथ के सराउंडिंग में जो एरिया होता है, सराउंडिंग में जो लेयर्स होती है वो कहलाती है हर्टवुड। फिर उसके बाद में आता है सैपवुड, देन उसके बाद में आता है कैम्बियम लेयर, और उसके बाद में आता है इनर बार्क एंड टॉप फाइनल में आता है आउटर बार्क। फिर इसके अलावा जो इसकी ये रेडाइल सेक्शंस होती है, रेडाइल्स, इनको हम कहते हैं मेडुलरी रेस। यहाँ हमने स्ट्रक्चर ऑफ ट्री की डायमेंशंस के साथ, इसके डायग्राम के साथ, इनके जो भी क्रॉस सेक्शंस हैं इनको शो कर रखा है, जिसके अंदर इनकी क्लियर डेफिनेशन भी दी हुई है, जिसका हम यहीं पर ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि फिर मैं आपको बोलूँगी कि इसे आप बाद में पढ़ लेना, तो फिर वो बात का काम तो बाद में ही रह जाता है। तो अभी हम फटाफट से इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे। पिथ, ये इसका सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है। द इनर मोस्ट पार्ट, सेंट्रल पोर्शन और कोर ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द पिथ और मेडुला। नेक्स्ट है हर्टवुड। द इनर एनुलर रिंग सराउंडिंग द पिथ इज नोन एज हर्टवुड, इज यूजुअली डार्क इन कलर। नेक्स्ट है इसका पार्ट सैपवुड। द आउटर एनुलर रिंग्स बिटवीन हर्टवुड एंड कैम्बियम लेयर इज नोन एज सैपवुड। इसका जो इनर मोस्ट पार्ट होता है ये तो कहलाता है सैपवुड। ये वाला पार्ट कहलाता है इसका पिथ, ये सेंटर मोस्ट वाला पार्ट। इसके जो सराउंडिंग में होती है ये कहलाती है इसकी हर्टवुड। देन आती है ये सैपवुड। सैपवुड जो होती है ये आउटर एनुलर रिंग होती है। हर्टवुड जो होती है वो इनर एनुलर रिंग होती है। फिर आता है कैम्बियम लेयर, द थिन लेयर, नॉट थिक लेयर, द थिन लेयर ऑफ सैपवुड, द थिन लेयर ऑफ सैप बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क। कैम्बियम लेयर, ये जो इनर बार्क होता है, इनर बार्क के पहले जो एरिया होता है ये वाला एरिया कैम्बियम लेयर कहलाता है। ये यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है कैम्बियम लेयर। ये इसका थिन लेयर ऑफ सैप बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क इज नोन एज कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका इनर बार्क। इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ कैम्बियम लेयर फ्रॉम इंजरी। डिफेक्ट्स होते हैं ट्री में, ये उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करने की काफ़ी हद तक कोशिश करता है इनर बार्क। बाकी वेदर पे, एटमॉस्फेयर की वजह से ट्री पे इफेक्ट पड़ता ही है। आउटर, नेक्स्ट इसका पार्ट है आउटर बार्क। इट कंसिस्ट ऑफ
सेल ऑफ वुड फाइबर एंड इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टेक्स। हमारी जो विजिबिलिटी में आता है ट्री का, वो इसका आउटर बार्क हमें शो करता है। देन इसका आता है मेडुलरी रेस। ये जो इसकी रेडाइल के अंदर, रेडाइल सेक्शन होता है, रेडाइल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, ये इनको मेडुलरी रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ले चातलियर डिवाइस। ऑप्शन नंबर 1 एब्रेजन रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 केमिकल रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 3 साउंडनेस एंड ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेंथ। तो ले चातलियर डिवाइस से हम सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट करते हैं। यहाँ हमने इमेज के थ्रू साउंडनेस टेस्ट का इमेज शो किया हुआ है। ये इसका मोल्ड है। बेसिकली साउंडनेस टेस्ट जो किया जाता है वो प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट, इसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ये ले चातलियर अपैरेटस है। इस अपैरेटस का डायमेंशन 30 mm होता है। इसकी हाइट 30 mm होती है। ये मेटल का बना हुआ होता है। 0.5 mm ये 0.5 mm की इसकी थिकनेस होती है एंड 165 mm इसकी लेंथ होती है। ये इसमें इंडिकेटर होता है 0.5 mm का। इसके अंदर सीमेंट पेस्ट को जब फिल किया जाता है, फिर उसे टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है, तो ये जितना एक्सपेंड करता है या इसमें जितने पैचेस आते हैं, तो 0.5 mm से जितना ये इंक्रीज़ करता है, इसके अलावा इसमें जो पैचेस आते हैं उससे हम इसका अनकम्बाइंड लाइम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मोटार विच इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरियाज। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सीमेंट मोटार, सेकंड ऑप्शन लूज मोटार, थर्ड ऑप्शन मोटार ऑफ वेरी लो कंसिस्टेंसी एंड फोर्थ ऑप्शन मोटार हैविंग हाई वाटर सीमेंट रेशो। इसका करेक्ट आंसर है सीमेंट मोटार। अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हम इसे एलिमिनेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लूज मोटार, ये हम वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर यूज़ ही नहीं करेंगे। मोटार ऑफ वेरी लो कंसिस्टेंसी, ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे। और मोटार हैविंग हाई वाटर सीमेंट रेशो, अगर उसमें पानी ज़्यादा होगा तो सीमेंट और सीमेंट का जो पेस्ट होगा वो फैल जाएगा और वो सही से स्ट्रेंथ या सही से अपना शेप नहीं कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सीमेंट मोटार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फॉर M25 ग्रेड कॉन्क्रीट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। M25 ग्रेड कॉन्क्रीट की स्प्लिट स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कितना परसेंटेज होती है, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस है 7 to 11%, सेकेंड ऑप्शन 18 to 28%, थर्ड ऑप्शन 28 to 38% एंड फोर्थ ऑप्शन 38 to 48%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 to 11%। आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए मैंने ये एक रेफरेंस बुक से इमेज इसमें ऐड की है जिसके अंदर बताया हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ। कॉन्क्रीट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हमें पता ही है कि कॉन्क्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है। इट्स जनरली वेरीज फ्रॉम 8 to 12% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम यहाँ देखेंगे तो 8 to 12% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर हमें 7 to 11% दिया हुआ है, ये इसके नियरेस्ट अबाउट 7 to 11% ही होता है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो है 8 to 12%। अब ऑप्शन में 7 to 11% इसके नियरेस्ट अबाउ है, तो हम इसका यही करेक्ट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट। ऑप्शंस हैं फॉर कंपाउंड वॉल, सेकेंड ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेसेस, थर्ड ऑप्शन
interior surface which are not exposed to environment, and fourth option woodworks. तो distempers generally used किए जाते हैं interior surface which are not exposed to environment. Next question है, which of the following is commonly used as retardant in cement? Options है कैल्शियम सल्फेट, सेकंड ऑप्शन जिप्सम, थर्ड ऑप्शन पोटेशियम कार्बाइड एंड फोर्थ ऑप्शन सोडियम क्लोराइड. इसका करेक्ट आंसर जिप्सम है. एक यहाँ पर छोटा सा कन्फ्यूज़न ये भी है कि जो जिप्सम होता है उसे ही हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं है. एक्चुअली दोनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही ऑप्शन हैं. मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डेड, यहाँ हमने इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है. मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डेड इज कैल्शियम सल्फेट एंड जिप्सम. इसके अलावा अगर हम और रिटार्डेड की बात करें तो वो होते हैं स्टार्च, शुगर, एसिड और सॉल्ट्स ऑफ एसिड एटसेट्रा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ सीमेंट इज. ऑप्शंस है 5 to 8%, सेकेंड ऑप्शन 8 to 16%, थर्ड ऑप्शन 20 to 25% एंड फोर्थ ऑप्शन 35 to 45%. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20 to 25%. यहाँ आप गौर करेंगे तो जनरली द सीमेंट रिक्वायर्स अबाउट 3/10 ऑफ इट्स mass of water for hydration. Hence the minimum water cement ratio required is 0.3. तो 0.3% यानी कि 30% क्या है इक्वलेंट 20 to 25% ही है. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर 20 to 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लम टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द. ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सीमेंट, सेकेंड ऑप्शन रेशियो ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स, थर्ड ऑप्शन टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड फोर्थ ऑप्शन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. तो स्लम टेस्ट जो किया जाता है वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड इज. ऑप्शंस आर फर्स्ट plies are placed at right angles with each other. Second options, they are glued under the high pressure. Third option, they are held in the position with the help of adhesives. And fourth option, they are prepared with the help of veneers. तो जो क्वेश्चन है कि लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज जो होता है, जो नहीं होता है, लो एक्सपेंशन होता है, इसके अलावा श्रिंकेज नहीं होता है प्लाईवुड के अंदर, इसका बेसिक रीज़न क्या है? तो इसका बेसिक रीज़न यही है कि जो इसमें प्लाईज जो होती है उनको एक दूसरे के राइट एंगल पे लगाया जाता है, उनको एक दूसरे के राइट एंगल पे रखा जाता है ताकि उनमें किसी भी तरीके के एक्सपेंशन या श्रिंकेज नहीं हो. नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन. ऑप्शंस आर फर्स्ट बोथ सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड, सेकेंड ऑप्शन सेंटर लाइन मेथड, थर्ड ऑप्शन प्लिंथ एरिया मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड. अब आप अच्छे से जानते हैं कि डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए सेंटर लाइन मेथड, डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए सेंटर लाइन मेथड एंड शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड कंसिडर किया जाता है. ये डिटेल एस्टिमेट के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन की. जब बात अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन की आती है तो वहाँ पर
प्लिंथ एरिया मेथड यूज़ किया जाता है। आप जनरली पैटी वर्क्स के लिए या माइनर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को भी करेंगे तो आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो वो एरिया का डायमेंशंस के थ्रू प्लिंथ एरिया निकाल करके फिर उसकी स्क्वायर फिट में या स्क्वायर मीटर में रेट लगाता है, जिससे वो आपको उसका एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बता देता है। अगर मेजर प्रोजेक्ट्स जब कंस्ट्रक्शन के किए जाते हैं तो फिर वहाँ पर अप्रोक्सीमेट मेथड यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पर सेंटर लाइन मेथड एंड शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बिम in centimeter should be. Options are first 0.5, second 1, third option 5 and fourth option 10. तो इसका करेक्ट आंसर है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर को अगर हम लिखेंगे तो ये 5 mm होगा। ये हमें एक्यूरेसी रखनी पड़ती है मेज़रमेंट में, जब भी हम स्लैब की या कॉलम के सेक्शनल डायमेंशन में उसकी थिकनेस को मेज़र करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ द वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज। ऑप्शंस आर हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल, सेकंड ऑप्शन नो डिडक्शन, थर्ड ऑप्शन थिकनेस ऑफ वॉल एंड फोर्थ ऑप्शन ट्वाइस ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल। अब जब यहाँ पर सेंटर लाइन मेथड यूज़ किया जा रहा है तो डिडक्शन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स, percentage increase in area above plain area. Options are first option 0.1, second option 0.14, third option 0.2 and fourth option 0.25. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 0.1। यहाँ पर हमें बेसिकली पूछना चाह रहा है कि जब हम प्लेन एरिया को पेंट करने के लिए जो प्लेन एरिया को पेंट करने के लिए जो स्क्वायर मीटर के अंदर डायमेंशंस लेते हैं एस्टिमेशंस के लिए, और इसी की जगह अगर सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट को यूज़ किया जाए, सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस शीट को, तो वो प्लेन एरिया का कितना परसेंटेज इंक्रीज़ किया जाएगा। तो ये इसका 0.1% इंक्रीज़ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी में बी। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन नेगेटिव एंड फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव। अब कुछ को यहाँ कन्फ्यूज़न होगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्यों है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर अगर ये कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की में भी चांसेस हैं कि उसकी वैल्यू नेगेटिव में जाए, स्क्रैप वैल्यू। बट यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। प्रॉपर्टी जैसे आपने हिस्टोरिकल टाइप के कुछ देखी हो प्रॉपर्टी, मॉन्यूमेंट्स टाइप के, तो आप देखोगे कि जो जितनी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ होती है उसकी वैल्यू आजकल के टाइम में उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है स्क्रैप वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की। अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो भी चांसेस है कि हम उसे नेगेटिव में रखें उसका आंसर, बट यहाँ बात किसी प्रॉपर्टी की हो रही है। तो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई हिस्टोरिकल पैलेस हो सकता है, तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव में या नेगेटिव में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। ऑप्शंस आर
ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन क्यूबिक मीटर, सेकंड ऑप्शन नंबर, थर्ड ऑप्शन रनिंग मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन स्क्वायर मीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रनिंग मीटर। अब कुछ लोगों को यहाँ ये भी होगा कि कॉर्निस क्या है, तो कॉर्निस हमने यहाँ इमेज के में ऐड किया है। इमेज में जो वॉल के कॉर्नर वाला जो पोर्शन होता है ऊपर की तरफ, वॉल में हम ऊपर की तरफ छत की तरफ जो हम इस तरीके की डिज़ाइंस बनवाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की इस तरीके की जो डिज़ाइंस बनाते हैं, ये जो इसकी रेट होती है वो डिज़ाइंस के साथ वेरी करती है, बट एस्टिमेट के लिए जो इसका रेट एनालिसिस के लिए लगाया जाता है, तो एस्टिमेट में इसकी रेट इसकी रनिंग मीटर में ही लगाई जाती है। ये कॉर्निस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रनिंग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 cubic meter brick work। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 500, सेकंड ऑप्शन 1000, थर्ड ऑप्शन 10,000 एंड फोर्थ ऑप्शन 1 lakhs। करेक्ट आंसर है इसका 10,000। अब अगर इसका आंसर हम एक्सप्लेन करें तो 1 cubic मीटर वॉल्यूम में 500 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब यहाँ पर वॉल्यूम 20 क्यूबिक मीटर बताया जा रहा है, तो 20 क्यूबिक मीटर, जब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 500 ब्रिक्स की ज़रूरत है, तो 20 क्यूबिक मीटर के लिए 10,000 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द फॉर्म वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ बिम ऑफ 2 मीटर स्पान एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ 40 mm इंटू 200 mm। ऑप्शंस आर 0.8, सेकेंड ऑप्शन 0.16, थर्ड ऑप्शन 1.2 एंड फोर्थ ऑप्शन 2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। अब फॉर्म वर्क के लिए आप देखें तो जनरली एक बिम यहाँ पर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊँगी, बट एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा समझा सकती हूँ। ये बिम है, जब हम इसका फॉर्म वर्क करते हैं, मान लीजिए ये हमारी बिम है, अब इसका जो ये लेंथ है ये 2 मीटर है, ये वाली लेंथ, इसकी यहाँ वाली लेंथ ये 400 mm है, ये वाली लेंथ इसकी 400 mm है और ये वाली लेंथ इसकी 200 mm है। अब यहाँ पर जब हम इसका फॉर्म वर्क मेज़र करेंगे तो इसके हम टॉप फेस को छोड़ देंगे, इसके अलावा हम इसकी लॉन्ग, ये वाली लॉन्ग फेस, इसके अलावा इसके अपोजिट साइड में लॉन्ग फेस, इसी तरीके से ये इसकी शॉर्टर फेस और इसके अपोजिट साइड में इधर वाली शॉर्टर फेस, एंड इसके अलावा इसका बॉटम पार्ट, इनका जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो इसका मेज़रमेंट जो है वो यही निकल के आएगा। और इन मेज़रमेंट्स की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी बोथ लॉन्गर फेस की जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 0.4 1.6, बोथ शॉर्टर फेस इक्वल्स टू 2 इंटू 0.4 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 0.16 एंड बॉटम फेस इक्वल्स टू 2 इंटू 0.4 इक्वल्स टू 0.8। तो टोटल इसकी जो होती है वैल्यू वो 2.56 स्क्वायर मीटर की इक्विवेलेंट होती है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस के अंदर 2 मीटर आंसर है, तो हम इसका आंसर 2 ही टिक करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देने की है इसके अंदर, जो इसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है 400 इंटू 200 mm। तो क्रॉस सेक्शन की जब भी बात की जाती है तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो उसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस को शो करता है। यहाँ पर जो 400 होगा वो ये वैल्यू होगी,
और 200 mm जो होगा वही ये वैल्यू होगी। इस वैल्यू को हम ध्यान में रखते हुए जब इसका मेज़र करेंगे तो इसका आंसर 2.56 ही निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 सेक्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 40 मीटर आर 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर एंड 35 स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क for the embankment using prismoidal method. Options are 1200, 1400, 1500 एंड 2400। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बार प्रिज्मोइडल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। प्रिज्मोइडल फार्मूला का फार्मूला होता है, प्रिज्मोइडल फार्मूला इस तरीके से होता है वॉल्यूम के लिए, V इक्वल्स टू D/3 इनटू में एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन प्लस 4 इंटू सम ऑफ एरिया ऑफ इवन सेक्शन प्लस 2 इंटू सम ऑफ एरिया ऑफ ऑड सेक्शन। अब हमारे पास में यहाँ 3 वैल्यू दी हुई है, A1, A2 एंड A3, और इसके अलावा हमें यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है D की वैल्यू। अब जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो D/3 तो हम इंटरवल की वैल्यू रख देंगे, इनटू में एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन A1, एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन A3 प्लस 4 इंटू सम ऑफ एरिया ऑफ इवन सेक्शन, तो 4 इंटू A2। अब इसके अलावा हमारे पास और एरिया है नहीं, अगर हम होते तो इसके आगे नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 1400 इसका वॉल्यूम का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन हैविंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ रेट 10,000, द स्क्रैप वैल्यू इज रेट 1,000, यूजफुल लाइफ ऑफ 30 years। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 300, सेकेंड ऑप्शन 367, थर्ड ऑप्शन 1,333 एंड फोर्थ ऑप्शन 6×3। अब जो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑब्लिक में लाइफ इन ईयर्स। जब इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 300। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन अर्थ सरफेस। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शंस 1 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 1 मिनट, थर्ड ऑप्शन 1 सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन 1 रेडियन। तो ये जियोडेटिक्स सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 डिग्री। अब यहाँ पर हम एक इमेज हमने ऐड करी है, जियोडेटिक सर्वे से रिलेटेड है। अगर आप इस टेबल को गौर से ध्यान देंगे तो इसमें है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री ट्रायंगुलेशन, सेकंड ऑफ ऑर्डर और सेकंड डिग्री ट्रायंगुलेशन, थर्ड ऑर्डर और थर्ड डिग्री ट्रायंगुलेशन। यहाँ पर जियोडेटिक सर्वे को जब प्लेन सर्वे में कंसिडर किया जाता है तो उसके जो डिफरेंस होता है उसकी क्लोज़र वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वैल्यूज़ हैं 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 3 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड। तो जो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो इसका एवरेज ट्रायंगुलर क्लोज़र वाला है। तो इसमें इसकी वैल्यू है जो है 1 सेकेंड। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अंदर मिनट, डिग्री और रेडियन में वैल्यू दी हुई है। तो अगर आपने एक बार भी इस टेबल को गौर से देखा हुआ होगा तो आपको यहाँ पर क्लियर पता लग जाएगा कि यहाँ पर एवरेज क्लोज़र की जो वैल्यू है मैक्सिमम या एवरेज क्लोज़र की, वो तीनों ट्रायंगुलेशन के अंदर सेकंड्स में वैल्यू है। तो अगर आपने एक बार भी इस टेबल को गौर से देख के जाएंगे
तो अब इस चीज़ का आपका ध्यान रहेगा कि जो वैल्यूज़ है ये सेकंड में ही डिफरेंस आएगा, ना कि मिनट में या रेडियन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपका लाइक एंड शेयर हमें इस तरीके के और लेक्चर बनाने के अंदर मोटिवेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेक्शंस? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 1:500, 1:1000, 1:2500 एंड 1:50,000। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1:500। इसके अंदर अगर आप सिंपल तरीके से इसका ट्रिक याद रखें तो यही है कि जो लार्जेस्ट स्केल होगा वो जो सबसे कम वैल्यू होगी वही लार्जेस्ट स्केल होगा। अब यहाँ पर सबसे कम वैल्यू 1:500 की है, तो इसका लार्जेस्ट स्केल जो है वो 1:500 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ द लाइन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ इज। ऑप्शंस आर नॉट थीटा माइनस 180 डिग्री ईस्ट, सेकेंड ऑप्शन नॉट थीटा माइनस 180 डिग्री वेस्ट, थर्ड ऑप्शन साउथ थीटा माइनस 180 डिग्री ईस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन साउथ थीटा माइनस 180 डिग्री वेस्ट। अब अगर हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को एक्सप्लेन करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो भी एंगल होता है वो साउथ टू वेस्ट हमें रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है साउथ थीटा माइनस 180 डिग्री वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इन क्यूबिक मीटर यूजिंग ट्रेपेजॉइडल मेथड if the cross section areas of the three section of an embankment at an interval of 30 meter are 20 square meter, 40 square meter and 50 square meter. Options are option number 1 1100, second option 1150, third option 2250, second option 2350। अब इससे पहले हमने प्रिज्मोइडल फार्मूला एक्सप्लेन किया था। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला जो है वो उसका फार्मूला होता है V इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू D/2। ये जो डिफरेंस होता है यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है इंटरवल की 30 मीटर, तो ये D/2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन प्लस 2 इंटू सम ऑफ एरिया ऑफ अदर सेक्शन। अब यहाँ पर हमें डी की वैल्यू दी हुई है, इसके अलावा हमें A1, A2 एंड A3 की वैल्यू दी हुई है। अब फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे A1 प्लस A3, लास्ट सेक्शन A3 है, प्लस 2 इंटू सम ऑफ एरिया ऑफ अदर सेक्शन, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू A2। जब हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा 2250। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टेप्स बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी? ऑप्शंस आर लिनन टेप, यहाँ पर बेसिकली हमें लिनन टेप, इनवार टेप, मेटेलिक टेप एंड स्टील टेप, ये 4 टाइप के टेप के बारे में हमने एक्यूरेसी को लेकर के इसका करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिनन टेप क्या होता है। लिनन टेप जो होता है वो
लीलन के क्लोथिंग मटेरियल टाइप का बना होता है। ये एक्यूरेसी के मामले में सबसे लीस्ट एक्यूरेसी रखता है लीलन टेप, क्योंकि क्लोथिंग का होता है तो इसके ऊपर मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता है। देन होता है मेटेलिक टेप, ये मेटल का होता है तो इसके ऊपर टेम्परेचर का, थर्मल का इफेक्ट पड़ता है इसके एक्सपेंड होने का, क्योंकि इसमें जो जिस मेटल का ये टेप बना होता है तो वो टेम्परेचर के लिए कैसा है या वेदर के प्रति कैसा है, वैसा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट होता है स्टील टेप। स्टील टेप का, स्टील को कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, वेदर इफेक्ट करता है, तो उसकी एक्यूरेसी उस हिसाब से डिफाइन होती है। फिर होता है इनवार टेप, ये एक्चुअली मिक्सचर होता है अलॉय एंड स्टील का। तो एक्यूरेसी के जब बात आती है तब हम अगर देखे जाए तो सबसे लीस्ट एक्यूरेसी होती है लिनन टेप की, फिर एक्यूरेसी होती है मेटेलिक टेप की, फिर एक्यूरेसी होती है स्टील टेप की, एंड देन एक्यूरेसी होती है सबसे अच्छी इनवार टेप की। क्योंकि यहाँ पर टेप को लेकर के जो भी एक्यूरेसी को लेकर के जो भी इनको इफ़ेक्ट करता है वो टेम्परेचर और वेदर इफ़ेक्ट ही करता है। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, इसका जो आंसर होगा वो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके अंदर एक्यूरेसी को लेकर के सबसे कम लीस्ट एक्यूरेसी जो होगी वो होगी लिनन टेप की, देन होगी मेटेलिक टेप की एक्यूरेसी अच्छी होगी, उससे अच्छी स्टील टेप की एक्यूरेसी होगी, और उससे अच्छी इनवार टेप की एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट A and B on the opposite side of a pond, the level is first set up near the point A and staff reading on A and B are 2.5 meter and 2 meter respectively. Then the level is moved and set near the point B and staff reading on point A and B are 1.2 meter and 1.7 meter respectively. Calculate the difference of height between the 2 point A and B. अब जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे डायरेक्टली माइंड में फटाफट से क्लिक कर देना चाहिए कि ये रेसिप्रोकल लेवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल लेवलिंग की मैं यहाँ पर एक इमेज प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे के अंदर समझाना चाहूँ तो क्वेश्चन सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई सा भी पॉन्ड है, पॉन्ड या रिवर टाइप का है। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है दोनों पॉइंट के बीच में। कोई पॉइंट ए यहाँ पर हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। अब हम इन दोनों का हाइट ऑफ डिफरेंस निकालना चाहते हैं। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टाफ को सेटअप करते हैं पॉइंट ए के नियरेस्ट। अब यहाँ से हम स्टाफ रीडिंग लेते हैं ए के लिए एंड स्टाफ रीडिंग लेते हैं बी के लिए। नेक्स्ट हम अपने स्टेशन को शिफ्ट करते हैं पॉइंट बी के नियरेस्ट। यहाँ से हम स्टाफ रीडिंग लेते हैं ए की एंड स्टाफ रीडिंग लेते हैं बी की। तो ये जो मेथड फॉलो किया जाता है ये रेसिप्रोकल लेवलिंग में फॉलो किया जाता है। सिंपल सी ये मेज़रमेंट स्टाफ रीडिंग ले ली जाती है। फिर यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पर है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप नियर द पॉइंट ए, रीडिंग ऑन स्टाफ रीडिंग ऑन स्टाफ ए इक्वल्स टू एच ए, रीडिंग ऑन स्टाफ एट बी इक्वल्स टू एच बी। अब जब इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर शिफ्ट कर लिया जाता है पॉइंट बी के नियरेस्ट, तो वहाँ पर जो ए और बी की रीडिंग ली जाती है उनको हम लिखेंगे ए डैश बी डैश। अब जब हमें हाइट निकालनी है दोनों पॉइंट का हाइट ऑफ डिफरेंस निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच डैश ए अपॉन 2। जब हम इस फॉर्मूला में हमारी ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ निकल के आएगी वो नेगेटिव में निकल के आएगी। नेगेटिव में निकल के आएगी इस वजह से इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 0,
सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 0.5, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 1, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 1.85। तो यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए इसका ऑप्शन 0 करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन मीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 0.045, सेकंड ऑप्शन 0.135, थर्ड ऑप्शन 0.269 एंड फोर्थ ऑप्शन 3.14। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड 0.269। इसको एक्सप्लेन करें तो कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस में 0.06728 इंटू डी स्क्वायर। जब हम यहाँ पर हमारी डी स्क्वायर की डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है 0.269। यहाँ पर मैं कंबाइंड करेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अलावा आपको कर्वेचर करेक्शन का भी फॉर्मूला बताना चाहूँगी, क्योंकि जब कंबाइंड करेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कर्वेचर करेक्शन से रिलेटेड या रिफ्रैक्शन करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो कर्वेचर करेक्शन का फॉर्मूला होता है CC, कर्वेचर करेक्शन CC इक्वल्स टू माइनस में डी स्क्वायर अपॉन 2R। बेसिकली हमें यहाँ मेन तो इसकी वैल्यूज़ के अंदर डायमेंशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि जो इसकी R की वैल्यू होती है वो 6370 किलोमीटर में होती है, D की वैल्यू मीटर में, D की वैल्यू किलोमीटर में होती है, रेडियस ऑफ अर्थ R इक्वल्स टू 6370 किलोमीटर ही होता है। और क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर आपसे फॉर्मूला आए तो फॉर्मूला आपसे इस तरीके से भी आ सकता है CC इक्वल्स टू माइनस में 0.07849 डी स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आप ध्यान रखिए कि CC की वैल्यू जो मीटर में निकल के आएगी एंड D की वैल्यू हमें किलोमीटर में पुट करनी है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन करेक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन का फॉर्मूला होता है जो हमने कर्वेचर करेक्शन का फॉर्मूला निकाला है माइनस में 0.07849 डी का स्क्वायर, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन करेक्शन का फॉर्मूला होता है 1/7 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2R। या फिर हम ये कहते हैं कि जो CC होता है उसका 1/7। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी नोट करना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है 0.01121 डी स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। वो क्वेश्चन हमने अभी किया ही है, वो होता है C इक्वल्स टू माइनस में 6/7 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2R। यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो हमें 6370 पुट करनी है। तो जो C की वैल्यू हम शॉर्ट में नोट करना चाहें तो C की वैल्यू शॉर्ट में यही होगी माइनस में 0.06728 डी स्क्वायर। यहाँ पर हमें D की वैल्यू किलोमीटर में पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In transit theodolite, the line of the sight can be reversed by revolving the telescope through. Options are option number first 90 degree in horizontal plane, second option 90 degree in vertical plane, third option 180 degree in horizontal plane and fourth option 180 degree in vertical plane. अब थियोडोलाइट के अंदर जब हमें ट्रांजिट करना होता है टेलीस्कोप को, ये यहाँ पर हमारा थियोडोलाइट की इमेज है। थियोडोलाइट की इमेज के अंदर जब हमें टेलीस्कोप को
रोटेट करना होता है, टेलीस्कोप को जब रोटेट करना होता है इस तरीके से, जब हम इसे रोटेट करते हैं तो ये हम इसके वर्टिकल प्लेन के अलोंग करते हैं। इसी तरीके से जब हम इसे जब ये वर्टिकल प्लेन के अंदर इस तरीके से रिवॉल्व किया जाता है, वर्टिकल प्लेन के अलोंग टेलीस्कोप, तो इसे रिवॉल्विंग कहा जाता है, इसे हम रिवॉल्विंग कहते हैं। इसी तरीके से जब हम टेलीस्कोप को यहीं पर ही हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इस तरीके से घुमाते हैं तो इसे हम स्विंगिंग कहते हैं। इस डायरेक्शन में है या इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम इस तरीके से इसको घुमाते हैं तो इसे स्विंगिंग कहते हैं। वो इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग किया जाता है। लेकिन जब टेलीस्कोप को रोटेट किया जाता है तो वो इसके वर्टिकल प्लेन के अलोंग किया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इसका 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन के अंदर इसका टेलीस्कोप का रिवॉल्विंग। यहाँ हमने थियोडोलाइट की एक और इमेज ऐड करी है जिसके अंदर थियोडोलाइट के पार्ट्स के नाम बताए गए हैं। कई बार इसके पार्ट्स के नाम भी आ जाते हैं। जिसके अंदर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है वो ये है कि जो साइज़ ऑफ थियोडोलाइट होता है वो हम उसके किस पार्ट्स के अलोंग मानते हैं। तो जो साइज़ ऑफ थियोडोलाइट होता है वो इसकी हॉरिजॉन्टल लोअर प्लेट के अलोंग इक्विवेलेंट माना जाता है। ये 7 नंबर की जो है ये इसकी सर्कुलर प्लेट है, सर्किल प्लेट, ये इसकी लोअर प्लेट है, इसके ऊपर वाली इसकी अपर प्लेट है। तो जो थियोडोलाइट की जो डायमेंशंस होती है या थियोडोलाइट का जो साइज़ होता है वो इसके हॉरिजॉन्टल लोअर प्लेट के अलोंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। अब ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ऑप्शंस के अंदर एक्चुअली हमें सीक्वेंस बताना है कि सेंटरिंग का, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स का, लेवलिंग का एंड सेटिंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर है थियोडोलाइट का, क्योंकि थियोडोलाइट में सबसे पहले हम थियोडोलाइट की सेटिंग करते हैं स्टाफ पे, फिर हम इसकी सेंटरिंग करते हैं प्लम बॉब से, देन हम इसकी लेवलिंग करते हैं थियोडोलाइट की, एंड फिर अब हमें कहाँ किस स्टेशन पर हमारे स्टाफ को रखा हुआ है तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड इन द प्लेन टेबल सर्वे। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन बोथ इंटरसेक्शन एंड रेडिएशन, सेकंड ऑप्शन इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड ऑप्शन रेडिएशन मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन 2 पॉइंट प्रॉब्लम। प्लेन टेबल सर्वे के अंदर हमें क्वेश्चन यही है कि प्लेन टेबल सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे के अंदर हमारे फील्ड के अंदर कोई हमारा स्टेशन है। अब उस स्टेशन को हमें हमारी प्लेन टेबल पर लेकर के आना है। तो प्लेन टेबल पे हम उस जब स्टेशन को लाएंगे तो उसका जो मेथड हमें फॉलो किया जाता है वो किया जाता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन ग्लेशियर, सेकंड ऑप्शन वाटर, थर्ड ऑप्शन विंड एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इनमें से कोई नहीं होता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं यहाँ पे कि जो वाटर के थ्रू जो सॉइल आती है हम उसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं। वाटर के थ्रू जो आती है उसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं, एंड विंड के थ्रू जो आती है
उसे एओलाइन सॉइल बोलते हैं। वाटर के थ्रू जो आती है उसे एलुवियल सॉइल, एंड विंड के थ्रू जो आती है वो एओलाइन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ गिवन सॉइल सैंपल is 1 and 4 respectively. The ratio of effective size of the diameter through which 30% of the total mass is passed is. Options are, first option 1.25, second option 1.5, थर्ड ऑप्शन 1.75 एंड फोर्थ ऑप्शन 2। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2। इसका सीधा सा फॉर्मूला यही है कि कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड इनटू कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इक्वल्स टू D30 का होल स्क्वायर। अब जब हमें D30 की वैल्यू लगानी हो तो हम अंडर रूट करेंगे 1/4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरियाज ऑफ द गिवन सॉइल। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अब यहाँ हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, क्ले है, सिल्ट है, सैंड है एंड कॉलॉइड्स हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल सा एक ट्रिक याद रखें कि जो पार्टिकल जितना फाइन होगा उसका इंक्रीजिंग उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। पार्टिकल जितना फाइन होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। अब और पार्टिकल एरिया जितना कोर्स होगा, अब यहाँ पर हम सिंपल सा एक बताना चाहे कि मान लीजिए ये सैंड है, सैंड के पार्टिकल कोर्स होते हैं, मतलब कंपेयर टू कॉलॉइड्स। अब यहाँ पर हम बताना चाहें कि जो कॉलॉइड्स होते हैं उसके पार्टिकल बहुत ही फाइन होते हैं। अब कॉलॉइड्स के पार्टिकल बहुत फाइन है तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से सैंड का पार्टिकल साइज कोर्स है, सैंड का मतलब पार्टिकल साइज कॉलॉइड्स की तुलना में सैंड के साइज़ बड़ा है, साइज़ ज़्यादा है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा। अब इसी ऑर्डर में हम ध्यान रखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कॉलॉइड्स का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद क्ले का होगा, फिर उसके बाद सिल्ट का होगा और सैंड का सरफेस एरिया सबसे कम होगा कंपेयर टू कॉलॉइड्स। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। सैंड का सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा सिल्ट का, फिर उससे ज़्यादा क्ले का और फिर सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कॉलॉइड्स का। छोटी सी बस ट्रिक यही है कि इसके अंदर जितना पार्टिकल साइज कम होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। ये छोटा सा ट्रिक याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अजम्पशन मेड अबाउट बैक ऑफ वॉल इन द रैनकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। रैनकाइन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाला। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 प्लेन एंड रफ, ऑप्शन नंबर 2 प्लेन एंड स्मूथ, ऑप्शन नंबर 3 वर्टिकल एंड रफ एंड ऑप्शन नंबर 4 वर्टिकल एंड स्मूथ। तो जो रैनकाइन थ्योरी है अर्थ प्रेशर की, उसके अंदर रैनकाइन थ्योरी है जो अर्थ प्रेशर की उसमें जो अजम्पशंस हम ली जाती है बैक ऑफ वॉल को लेकर के, वो ली जाती है बैक ऑफ वॉल क्या होनी चाहिए अजम्पशंस में, वर्टिकल एंड स्मूथ होनी चाहिए, वर्टिकल एंड स्मूथ बैक ऑफ वॉल रैनकाइन थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ गैस। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ गैस से रिलेटेड। अब इसी के बारे में हमें करेक्ट बताना है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग विथ एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड फोर्थ ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ गैस की जो होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे उसकी गैस की विस्कोसिटी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर हम एक नोट करने वाली बात और है वो ये है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये जस्ट विस्कोसिटी ऑफ गैस का अपोजिट होता है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज और इन टेम्परेचर। जब लिक्विड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। ये दोनों के में कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, तो इस डिफरेंस के थ्रू दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेशर ऑफ 200 kPa इज इक्वलेंट टू द हेड ऑफ जेड मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 1.59। द वैल्यू ऑफ जेड इन मीटर इज। ऑप्शंस आर 11.6, सेकेंड ऑप्शन 11.82, थर्ड ऑप्शन 12.82 एंड फोर्थ ऑप्शन 13.14। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर 12.82, ऑप्शन नंबर 3। इसका सीधा सा फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू रो जी एच। यहाँ पी की हम वैल्यू पुट कर देंगे, रो जी की वैल्यू पुट कर देंगे, एच की वैल्यू जो ये यहाँ पर जेड के इक्विवेलेंट है ये हमें निकालनी है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बायोएंसी। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इट इज़ द पॉइंट वेयर बायोएंट फोर्स एक्ट। Second option, it coincides with the centroid of volume of water displaced. Third option, it is the point where buoyant force act and it coincides with the centroid of volume of water displaced. And fourth option, it acts outside the body. अब buoyancy force के बारे में हम जानते ही हैं। जो बायोएंसी फोर्स होता है वो जितना लिक्विड उसने वॉल्यूम में वहाँ से जितना लिक्विड उसने हटाया है वो उसके बायोएंसी फोर्स के इक्विवेलेंट में आता है। यहाँ पर ये पार्टिकल जितना डूबता है और डूबते वक्त जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड करता है अपने वॉल्यूम का, वो उसके बायोएंसी फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है सेंटर ऑफ बायोएंसी के केस में वो यही है कि जो इसका जो थर्ड ऑप्शन है इट इज़ द पॉइंट वेयर बायोएंट फोर्स एक्ट एंड इट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है A longitudinal rectangular surface is hanged into the water such that its top and bottom points are at depth of 1.5 meter and 6 meter respectively. The depth of center of pressure M from the top surface is. Options are first option 3.8, second option 4.2, third option 4.6 and fourth option 4.8। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 4.2। क्वेश्चन को यहाँ हम अगर देखें तो क्वेश्चन ऐसे है कि ये एक वाटर लेयर है, इससे 1.5 मीटर की डिफरेंस के बाद में ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है 1.5 मीटर के डिफरेंस पे, और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है 6 मीटर के डिफरेंस पे ये। और जब हम इसको 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें माइनस करें तो ये आता है 4.5 मीटर। ये रेक्टेंगुलर बॉडी का वर्टिकल हाइट हमें शो कर रहा है। अब हम जब इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं तो वो होता है 2
h/3। जब इस वैल्यू से हम निकालते हैं और उसके बाद में 1.5 से प्लस करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वो हमारा आंसर जो निकल के आता है वो 4.2 नहीं 4.5 के इक्विवेलेंट निकल के आता है। तो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी पोटेंशियल विच फॉलो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर वाई, सेकेंड ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है, ये एक्चुअली फिफ्थ गलती से लिखने में आ गया है, ये थर्ड है, ये थर्ड ऑप्शन है कॉस एक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो इसका वेलोसिटी पोटेंशियल के केस में जो वेलोसिटी पोटेंशियल के केस में जो फॉर्मूला है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करते हुए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से रिलेटेड मैंने यहाँ इमेज ऐड करी है, रेफरेंस बुक से ली हुई है ये। यहाँ पर आप देखेंगे तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करते हुए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला है। इसी से रिलेटेड अगर हम ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करते हुए है ये। इफ़ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन satisfies Laplace equation then it also satisfy continuity equation and hence the flow is possible। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करते हुए ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट what distance from the boundary layer the value of the wall shear is 3 times of the turbulent shear। options are option number 1/3 r, option number second 1/2 r, option number 3 2/3 r and fourth option 3/4 r। तो जो बाउंड्री लेयर के केस के अंदर इसका जो आंसर है वो है इसका 2/3 r। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में हमें ध्यान हो तो स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन हमेशा ऑर्थोगोनली होती है। यहाँ पर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बोथ कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री। सेकेंड ऑप्शन है meshes formed by them are always square and थर्ड ऑप्शन है they always meet orthogonally and फोर्थ ऑप्शन है they can be calculated for all boundary condition। अब इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है स्ट्रीम लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, they always meet orthogonally। अब सेकंड ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि जो इसकी स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन होती है तो ज़रूरी नहीं कि जो एंगल है ये 90 डिग्री ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से इनको ऑलवेज स्क्वायर नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनकाइन हाफ ओवल बॉडी इज सब्जेक्टेड to the 2-dimension flow having velocity v। The typical streamline is shown in the following diagram। The
पॉइंट ए इन डायग्राम इज। अब यहाँ पर हमें एक डायग्राम शो कर रखा है। यहाँ पर ये एक ओवल बॉडी हमें शो कर रखी है। यहाँ पर एक पॉइंट ए के बारे में हमें बताना है कि ए क्या है। ए इज ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पॉइंट एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सेपरेशन पॉइंट, स्टेगनेशन पॉइंट एंड स्टॉल पॉइंट। अब कई बार हम एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके के डायग्राम को देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं या घबरा जाते हैं कि मतलब हम इसे कैसे क्या इसको सॉल्व करें या कौन सी थ्योरी इसके अंदर लगाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जनरली बेसिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ी लंबी थ्योरी या बहुत बड़ी लंबी कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बेसिक थ्योरी आपकी क्लियर है तो आप किसी भी चीज़ को देख करके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। जो ये ए पॉइंट है यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, अब ये ए पॉइंट वो है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है उसे हम स्टेगनेशन पॉइंट बोलते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ए के रेफरेंस में वो है कि ए इसका स्टेगनेशन पॉइंट है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशो फॉर फ्लूइड नंबर? ऑप्शंस आर compressive force to inertia force, option number 2 inertia force to gravity force, option number 3 inertia force to tension force and option number 4 viscous force to inertia force। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है inertia force to gravity force। ये फ्लूइड नंबर का फॉर्मूला होता है। यहाँ हमने इमेज ऐड कर रखी है। ये फ्लूइड नंबर है। फ्लूइड नंबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। यहाँ पर हमने रेनॉल्ड नंबर भी बता रखा है कि रेनॉल्ड नंबर होता है रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। फ्लूइड नंबर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। यूलर number equals to square root of inertia force to pressure force. Mach number equals to square root of inertia force to the elastic force. And Weber number equals to square root of inertia force Weber number equals to inertia force square root of inertia force to the surface tension. Weber number equals to square root of inertia force to surface tension। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इमेज इसलिए ऐड की गई है कि लास्ट टाइम जब क्वेश्चन फ्लूइड नंबर से रिलेटेड है तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन रेनॉल्ड नंबर से रिलेटेड, यूलर नंबर से रिलेटेड या मैक नंबर से रिलेटेड या वेबर नंबर से रिलेटेड या इसके अलावा ऐसे आ जाए कि फॉर्मूलाज में फोर्स की वैल्यू दे दी जाए और आपको वेबर नंबर या मैक नंबर निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप इनके सिंपल फॉर्मूला याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन द एंगल ऑफ स्लोपिंग साइड फ्रॉम द वर्टिकल इज। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 60 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन 75 डिग्री। अब ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के केस के अंदर जब हम इसकी थ्योरी करते हैं तो जो एंगल ऑफ स्लोपिंग साइड होता है वर्टिकल से, स्लोपिंग साइड का जो एंगल होता है ये 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री स्लोपिंग साइड का वर्टिकल से। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर directly to the root zone of the plant is called। options, option number 1 check flooding, option number 2 drip method, option number 3 furrow method
एंड ऑप्शन नंबर 4 स्प्रिंकलर मेथड। तो डायरेक्टली रूट जोन के अंदर जब पानी अप्लाई किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम ड्रिप मेथड बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फील्ड ऑफ 500 हेक्टेयर इज टू बी इरीगेटेड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप हैविंग 100 days base period. The total depth of water required by the crop is 100 centimeter. Calculate the duty of the water in hectares per cubic meter. अब ये ड्यूटी डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। तो ड्यूटी यहाँ पर डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला शो कर रखा है, डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 बी अपॉन डी। ये इसका बेसिक फार्मूला है। यहाँ पर बस हमें बेसिक ध्यान रखना है। तो वो ये ध्यान रखना है कि डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो मीटर में निकल के आएगी। ड्यूटी की वैल्यू जो हमें पुट करनी है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर में पुट करनी है। बी की वैल्यू जो पुट करनी है वो हमें डेज में पुट करनी है। तो जब हम इस फॉर्मूला की वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर 864 निकल के आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आप यहाँ गौर करेंगे 8.64, ऑप्शन नंबर सेकंड 57.87, ऑप्शन नंबर थर्ड 86.4, ऑप्शन नंबर 4 864। तो जो यहाँ पर पॉइंट के डिफरेंसेस शो कर रखे हैं ये इसीलिए शो कर रहा है कि क्योंकि यहाँ इसके डायमेंशन का ही इशू है सबसे मेन। अगर आपको इसका डायमेंशन ध्यान है, मेजरमेंट ध्यान है, तो आप इसका करेक्ट आंसर ही निकालेंगे। तो आप बेसिकली इसका वैल्यूज़ ध्यान रखें कि डेल्टा की वैल्यू हमें मीटर में निकल के आएगी या ड्यूटी की वैल्यू हमें हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर में है तो डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो मीटर में ही होगी। इस तरीके से बी की वैल्यू हमें बेस पीरियड की वैल्यू हमें डेज में पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ अ रोडवे इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्पीड एंड टाइम हेडवे, स्पीड एंड डिस्टेंस हेडवे, थर्ड ऑप्शन ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड, एंड फोर्थ ऑप्शन टाइम हेडवे एंड डिस्टेंस हेडवे। तो हमें कोई रोडवे है, अब ये हमारा रोड है, अब हमें इसकी ट्रैफिक डेंसिटी निकालनी है। अगर हम इसकी ट्रैफिक डेंसिटी निकालेंगे कि पर्टिकुलर रोड पे इसकी डेंसिटी क्या है व्हीकल्स की, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने के लिए जो इसका आंसर है वो है इसकी ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द रेजिस्टिंग सेक्शन ऑफ 20 centimeter slab if the ratio of radius of wheel load distribution to the thickness of the slab is 2. Options are option number 1 20, option number second 35.6, option number third 40 and option number fourth 40.9। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 40। ये यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें एक कंडीशन रखी गई है कि इफ़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ 2। अब यहाँ पर हमने एक इमेज ऐड करी है जिसके अंदर ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इसका फर्स्ट जो केस है वो फॉलो कर रहा है कि A/H का जो रेशियो है वो 1.724 से ज़्यादा है। वहाँ हमें 2 के इक्विवेलेंट बताया गया है, यानी कि A/H का जो रेशियो है 1.724 से ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये वाला फॉलो होगा। अगर A/H की वैल्यू 1.724 से कम होती तब हम B इक्वल्स टू A पुट कर देते, वहाँ हमारा सिंपल सीधा फॉर्मूला था। बट यहाँ हमारा केस 1 लगता है तो इसकी वैल्यू B इक्वल्स टू इस फॉर्मूला के साथ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब हम फॉर्मूला में वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 40 निकल के आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पीक आवरली डिमांड what is the maximum daily consumptions for the city which have average daily consumptions of 1 lakh meter cube? Options are, first option 144 times 0, second option 174 times 0, third option 2 into 5 times 0, and fourth option 27 एंड 4 टाइम्स 0। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 27 4 टाइम्स 0। अगर हम एवरेज डेली कंजप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमने एक इमेज ऐड करी है नॉर्मल वेरिएशन को देखते हुए, असेसमेंट ऑफ नॉर्मल वेरिएशन। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इसके थर्ड केस से रिलेटेड है, ये इसके थर्ड केस से रिलेटेड है, मैक्सिमम आवरली डिमांड और पीक डिमांड। ये जो वैल्यू है मैक्सिमम आवरली डिमांड और पीक डिमांड हमें निकालनी है। तो और हमें दिया हुआ है एवरेज आवरली डिमांड। तो जब हम एवरेज आवरली डिमांड को 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मैक्सिमम आवरली डिमांड और पीक डिमांड निकल के आ जाएगी। अब चलिए वापस से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैक्सिमम आवरली डिमांड हमें निकालनी है और हमें एवरेज आवरली डिमांड दी हुई है। तो हमें 2.7 से जब एवरेज डिमांड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पीक आवरली डिमांड या मैक्सिमम डिमांड निकल के आ जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसी फॉर्मूला से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इज डिजाइंड? Options are, first option average daily demand, second option annual peak demand, third option monthly peak demand, and fourth option maximum hourly demand on maximum day। तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो डिज़ाइंस की जाती है तो वो डिज़ाइन की जाती है मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। ये 50 क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके 50 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस तरीके से हमारे ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड like and subscribe my channel Civil Tech for civil engineering experts. Thanks for watching.